माँ की सौतन। यह कहानी है उस वक्त की जब मेरी उम्र 7-8 साल थी और माता-पिता में कई बार झगड़ा होता था। मगर मैं उस वक्त समझ नहीं पाता था कि माता-पिता में झगड़ा आखिर होता क्यों है। अब मैं 12-13 साल का हो चुका था और मुझे समझ में आने लगा था कि माँ और पिताजी आपस में क्यों झगड़ा करते थे। उसका कारण यह था कि कभी-कभार मेरे पिताजी जब हम सोए रहते थे, तब नाइट में टेबल पर बैठकर एक डायरी में हमेशा कुछ न कुछ लिखा करते थे। वह क्या लिखते थे, किसके लिए लिखते थे, किसी को पता नहीं था। वे जब भी लिख लेते तो उस डायरी को अलमारी में रखकर अलमारी को लॉक कर देते और अलमारी की चाबी हमेशा अपने पास ही रख दे। पिताजी जब भी डायरी लिखते तो माँ उनसे हर बात पर झगड़ा करती और ताने मारती कि जिसके लिए लिख रहे हो उसी को पूछो, उसी से बात करो, उसी के बारे में सोचो, और पिताजी से बात नहीं करती थी। माँ जब भी उस डायरी वाली सौतन के बारे में बात करती तो पिताजी के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान दिखती। अब माँ मुझे भी पिताजी के पास कुछ कम ही रहने देती थी, क्योंकि वह बार-बार कहती, तू भी अपने पिता के जैसा ही हो जाएगा और किसी बेचारी की ज़िंदगी खराब करेगा जैसे मेरी हो रही है। तू भी इनके जैसे ही सीखेगा। अब मुझे पिताजी के पास जाने में थोड़ी झिझक महसूस होने लगी थी और मैं अधिकतर समय माँ के पास ही रहता था। माँ ने मुझे समझा रखा था कि जब भी यह अलमारी बिना ताले के रह जाए तो अपने पिताजी को मत बताना और उस सौतन के बारे में हमें पता चल जाएगा। मगर मैं कॉलेज पास कर चुका था, लेकिन उस डायरी तक पहुंचने का मौका हमें कभी भी नहीं मिला था और अब मेरी सगाई की बातें होने लगी थी। सगाई पक्की कर दी गई। कुछ दिनों बाद में मेरी शादी होने वाली थी, मगर सगाई से लेकर शादी तक पिताजी अपनी डायरी कुछ ज़्यादा ही लिखने लगे थे। हर 2-4 दिन से डायरी लिखने बैठ जाते और माँ झगड़ा करती रहती। अब मुझे माता पिता के झगड़े में असहजता महसूस होने लगी थी और मैं सोचने लगा कि इन दोनों का झगड़ा मेरी शादी के बाद भी ऐसे ही रहेगा और शादी में इतने मेहमान आएंगे तो भी यह ऐसे ही झगड़ेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। लेकिन ना तो मैं माँ को समझा सकता था, क्योंकि मैं भी माँ की तरह ही पिताजी को गलत मानता था कि माँ के रहते हुए पिताजी किसी और के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं। और ना ही मैं पिताजी से कुछ कह पाता था, क्योंकि हमने डायरी लिखने के अलावा पिताजी की और कोई भी हरकत ऐसी नहीं देखी थी और यह भी नहीं जानता था कि यह हमारा वहम है या फिर सच। मैं बहुत ही बड़ी दुविधा में था। ऐसे ही चलता रहा और शादी की तारीख नज़दीक आ गई, मगर पिताजी की हरकतें जस की तस बनी हुई थी और माँ भी वहीं के वहीं थी। शादी का दिन आ गया, शादी हो गई और अब मैं नहीं जानता था कि पिताजी अपनी डायरी अब भी लिखते हैं या फिर नहीं, क्योंकि मैं अब अलग कमरे में रहने लगा था। ऐसे ही चलते चलते 1 साल बीत गया और एक दिन उनको माँ ने बताया कि मैं पिता और वे दादा बनने वाले हैं। और उसी रात माँ और पिताजी को झगड़ते सुना तो मैं समझ गया कि पिताजी डायरी लिख रहे हैं और अधिक रात होने पर वे सो गए। सुबह लेट तक नहीं उठे। मैंने माँ से पिताजी के बारे में पूछा तो माँ ने कहा रात को तो सोते नहीं हैं, अब सो रहे हैं। और माँ ने चाय बनाई तथा पिताजी को देने गई, मगर पिताजी नहीं उठे क्योंकि वह तो इस दुनिया से ही जा चुके थे। माँ विलाप करने लगी और पिताजी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब तीसरे दिन माँ मेरे पास आई और बोली, बेटा अलमारी खोल और तेरे पिताजी की डायरी भी अस्थियों के साथ ही गंगा में विसर्जित कर देना। मेरा मन अब उस डायरी को पढ़ने के लिए व्याकुल हो उठा। तो मैंने माँ से कहा कि उस डायरी में देखना चाहिए कि आखिर वह सौतन कौन थी जिसकी वजह से आपने पिताजी से जिंदगी भर झगड़ा किया है। तो माँ निरुत्तर हो गई और मैंने इसी को माँ की स्वीकृति समझा और अलमारी खोलकर डायरी निकाली। तो माँ भी मेरे पास आ गई और कहा डायरी को पढ़ो। तो मैंने डायरी खोली और पहले ही पन्ने पर एक गुलाब का फूल था और उन्होंने अपने कॉलेज के एडमिशन की डेट लिख रखी थी और नीचे दूसरी डेट के साथ किसी लड़की के नाम और उससे पहली मुलाकात के बारे में लिखा था। अब मेरा और माँ का शक यकीन में बदलने लगा था और हमने पूरी डायरी पढ़ने की सोची। मैंने पन्ना पलटा तो उसमें भी एक गुलाब का फूल था और पिताजी ने अपनी सगाई की तारीख लिख रखी थी। फिर अगले पन्ने पर अपनी शादी की तारीख के साथ कई और बातें लिखी थी।
अब मैं पन्ने पलटता जा रहा था तो गुलाब के फूलों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी और हमारी बेसब्री भी कि आखिर वह पन्ना कौन सा है जिसमें उस सौतन की जानकारी मिलेगी। मगर इतनी डायरी में सिर्फ पहले पन्ने पर ही उसका जिक्र था, बाकी कहीं भी दोबारा उसका जिक्र नहीं मिला और मैं अधिक जिज्ञासा के साथ डायरी के पन्ने पलटता रहा। अगले पन्ने पर मेरे जन्म की तारीख लिखी हुई थी, इसके साथ ही मेरे स्कूल जाने का पहला दिन, ऐसी बातें ही लिखी हुई थी। अब आगे पन्ने पलटने पर मेरी सगाई की तारीख, मेरी शादी की तारीख और उसका विवरण लिखा था। साथ ही मेरी शादी को सबसे खास दिन भी अंकित किया हुआ था। डायरी पढ़ते पढ़ते लगभग पूरी होने वाली थी मगर उस सौतन का पता अब भी नहीं चल पा रहा था। मैंने अगला पन्ना पलटा और पढ़ना शुरू किया तो यह कल की ही तारीख थी और इस पन्ने में एक नहीं दो गुलाब के फूल थे और लिखा था कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ी खुशी का दिन। और डायरी समाप्त हो गई और डायरी के आगे के पन्नों को भी मैंने पलट कर देखा मगर वास्तव में डायरी खाली थी। अब मैं और माँ एक दूसरे की तरफ अफसोस भरी नज़रों से देखने लगे। मैं डायरी को बंद कर रखने लगा तभी उसमें से एक पन्ना निकलकर नीचे गिरा। उसको मैंने तुरंत उठाया और माँ ने भी कहा कि इसको पढ़ो, आखिर इसमें क्या है। तो मैं उस पन्ने को पढ़ने लगा। उसमें लिखा था कि तुम्हारी कोई सौतन नहीं है, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खास हो, मैंने सबसे ज्यादा तुम्हें ही चाहा है और तुम्हारे अलावा किसी के बारे में भी नहीं सोचा है। वह मेरे कॉलेज की दोस्त थी मगर सगाई होने के बाद मैंने किसी और के बारे में सोचा तक नहीं। तुम मेरे लिए सबसे खास हो। मैं तुम्हें और अपने बेटे को जितना चाहता हूँ किसी को भी नहीं चाहता। और हाँ, जैसा मैंने कहा था कि मेरे जीते जी तुम इस डायरी को कभी हाथ भी नहीं लगा सकते, तो देख लो मेरे दुनिया से जाने के बाद ही तुम लोगों को यह डायरी मिली है। और हाँ, इस डायरी को फाड़ना, जलाना या फिर गंगा में विसर्जित मत कर देना। मैं चाहता हूँ यह डायरी तुम अपने पास ही रखना और तुम लोगों को जब भी कभी मेरी याद आए तो इस डायरी को पढ़ लेना। और हाँ, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है मगर यह मेरी आदत थी डायरी लिखना और तुम्हें यह सौतन जैसी लगती थी। तुम्हें हुई परेशानी के लिए मुझे बहुत अफसोस भी है। और हाँ बेटा, तुम अपनी माँ का पूरा ख्याल रखना और हमेशा खुश रखना क्योंकि बेटा तुम्हारी माँ दिल की बहुत ही अच्छी है। तुम्हारा इतना पढ़ते ही माँ और मैं अफसोस से रोने लगे और जो भी पिताजी से शिकायतें थी एक ही पल में सब दूर हो गई और मेरी नज़रों में भी पिताजी एक ही पल में महान बन गए। यही थी माँ की सौतन कहानी। इस कहानी से सीख मिलती है कि शक किसी भी बड़े से बड़े रिश्ते को भी बर्बाद कर सकता है, इसलिए बेवजह शक करके रिश्तों को खराब ना करें। शक करने से पहले उस बात की सच्चाई का अवलोकन जरूर कर लें क्योंकि आपका शक ही आपको एक प्यारे और खूबसूरत रिश्ते से बहुत दूर कर सकता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी, कहानी के बारे में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।